गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है नेक्स्ट वीडियो इंश्योरेंस के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है और इंश्योरेंस के फीचर्स कौन कौन से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उनको आई बटन पे जाके देख सकते हैं और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो अपडेट मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो टॉपिक आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो करना एक इंश्योर्ड के लिए ज़रूरी है। तो पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। फर्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सबसे पहला प्रिंसिपल और सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि गुड फेथ। तो जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो किस पे काम करता है, वो काम करता है म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है, या म्यूचुअल फेथ। तो जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किस पे काम करता है, म्यूचुअल ट्रस्ट पे काम करता है। तो जो इंश्योर्ड है यानी कि जो इंश्योरेंस करवा रहा है उसको क्या चाहिए, उसको जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास है, ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंश्योरेंस प्रॉपर्टी, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है वो किसको प्रोवाइड कर देनी चाहिए, उसको इंश्योरर को प्रोवाइड कर देनी चाहिए ताकि जब कभी कोई घटना घटे तो इंश्योरर को पैसे देने में दिक्कत ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लो एक शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर क्या करवा रहा है, अपनी दुकान का इंश्योरेंस करवा रहा है, ठीक है। जब वो अपनी दुकान का इंश्योरेंस करवा रहा है तो उसकी दुकान के पास क्या है, एक पेट्रोल पंप है। तो ये चीज़ उसको बतानी पड़ेगी इंश्योरर को, नहीं बताएगा तो कल को लॉस हुआ इसकी वजह से तो इसको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। दूसरा, एक इंडिविजुअल, मान लो कोई भी है, मैं और आप कोई भी हो सकते हैं, हम क्या करवा रहे हैं, इंश्योरेंस करवा रहे हैं, ठीक है, और हमें कोई भी सीरियस डिजीज है, ठीक है, कुछ भी हो सकती हो, और हमने क्या किया, इंश्योरर से वो छिपा ली, इंश्योरर को बताई नहीं, और हमने इंश्योरेंस करा लिया, कल को कुछ हमें हो गया तो हमें क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि हमने प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ को ब्रीच किया, तोड़ा है, ठीक है। तो एक इंश्योर्ड को चाहिए कि जो भी चीज़ उसको पता है अपने बारे में वो सारी चीज़ें इंश्योरर को बताएं, क्योंकि जो लिखा होता है इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर वही कंपनी के अंदर सच माना जाता है। चाहे आपने कुछ भी क्यों ना कह दिया हो पीछे से, कोई कुछ नहीं माना जाएगा, चाहे आपने इंश्योरेंस करने वाले एजेंट को कुछ ना कुछ बताया हो। अगर आपकी पॉलिसी के अंदर वो चीज़ नहीं लिखी गई है तो वो मानी नहीं जाएगी। दूसरा आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब ये क्या होता है, देखिए आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन सारे प्रिंसिपल्स को हम एक एक करके कवर करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, देखिए सबसे पहले समझेंगे इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है। कि जिस चीज़ का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, मान लो कोई भी प्रॉपर्टी का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। अब इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है कि अगर उस प्रॉपर्टी को नुकसान हो तो आपको इकोनॉमिक लॉस होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी ऐसा कहती है कि आपको क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक लॉस होना ज़रूरी है। अब एग्जांपल देखते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, देयर शुड बी इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड इन द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इकोनॉमिक लॉस कैसे होगा, एग्जांपल देखते हैं। देखिए मान लो आपके पड़ोस में, चलो आपका नाम राम है मान लो, तो राम ने क्या किया, श्याम के घर का इंश्योरेंस करवा दिया, जबकि राम का इस घर में कोई भी अधिकार नहीं है। इसके घर को लग गई आग, जो भी इसने इंश्योरेंस कराया था, तो पैसा राम को कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा,
क्योंकि इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं था। ठीक है, कंपनी किसी को भी पैसा नहीं देगी क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया है। क्यों तोड़ दिया गया? क्योंकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट था ही नहीं राम का यहाँ पे। ठीक है, एक कंडीशन तो हो गई ये। दूसरा, मान लो एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखिए जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है क्योंकि उसका क्या है यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। ठीक है, और सेम इधर से वैसा भी हो सकता है कि वाइफ जो है वो हस्बैंड की इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकती है क्योंकि क्या है, इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। मान लो इनमें से किसी को भी कुछ हुआ तो दूसरे को पैसा मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, आप समझते हैं। देखिए एक तो होता है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, एक होते है जनरल इंश्योरेंस। दो तरह के इंश्योरेंस आप पढ़ोगे, पहला लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस तो आपको पता है कि लाइफ का हो गया, या तो मरो या पैसा लो, एक ही काम होगा ना। मरोगे तो पैसा मिलेगा, जिंदे रहोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है। अब जनरल इंश्योरेंस में कौन कौन से आते हैं? फायर इंश्योरेंस आ गया, ठीक है, इसके अंदर मैराइन इंश्योरेंस आ गया, बाइक इंश्योरेंस भी इसी के अंदर आता है, ठीक है, मोटर व्हीकल जो बच गए सब इसी के अंदर आते हैं, थेफ्ट इंश्योरेंस भी इसी के अंदर आता है, ठीक है, चोरी इंश्योरेंस, जो चोरी का इंश्योरेंस होता है। अब देखिए दोनों में इंश्योरेबल इंटरेस्ट कैसे होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ पॉलिसी टेकन। ठीक है, जब इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा रही हो तब लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। और जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है? बोथ एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एंड हैपनिंग ऑफ द इवेंट, जब घटना घटे तब भी होना चाहिए, और जब इंश्योरेंस पॉलिसी ली तब भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। तो दो प्रिंसिपल के बारे में हमने पढ़ लिया, तीसरा पढ़ते हैं इसके अंदर। थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के बारे में। देखिए थर्ड जो आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है वो देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति, भरपाई जिसको तुम बोलते हो। क्या होता है इसका मतलब? होता है कि टू पुट द इंश्योर्ड इनटू प्रीवियस कंडीशन, कि जो इंश्योर्ड है उसको पहले वाली कंडीशन पे ले आना क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, आपके पास एक मोटर कार है या एक कार है जिसकी कीमत है मान लो 5 लाख रुपए, ठीक है, और आपने उसका क्या करा दिया? इंश्योरेंस करा दिया, 5 लाख का ही करा दिया। गाड़ी कल को क्या हो गई? एक्सीडेंट हो गई और गाड़ी हो गई ख़त्म, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पे कर देगी? पूरा पैसा पे कर देगी, जो गाड़ी का लॉस हो वो पूरा कवर हो जाएगा। तो क्या पहले वाली कंडीशन में नहीं आ गए जो पहले थे? यानी कि पहले वाली सिचुएशन में उसको इंश्योर को फिर से ले आने क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी होता है। लेकिन इसमें एक बात और कही जाती है कि आप इससे प्रॉफिट नहीं कमाओगे, ठीक है, यू हैव नॉट टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दी इंश्योरेंस। जैसे 5 लाख की गाड़ी थी, 6 लाख का इंश्योरेंस करा दिया, ठीक है, और क्लेम मांग लिया 6 लाख का, लेकिन लास्ट में मिलेगा कितने का? 5 लाख का ही मिलेगा, क्योंकि सारी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चेक होते हैं। तो यहाँ पे आप पैसे कमाने के लिए नहीं, खाली रिस्क कम करने के लिए आए हो, ठीक है। और देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एक इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता, उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी।
ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? मान लो एक इंसान का आपने इंश्योरेंस किया है जिसकी एज 65 साल है, ठीक है, 70 साल की एज पे वो मर गया, वापस कैसे जाएगा वो? आ ही नहीं पाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी फॉलो नहीं होता, बाकी जितने भी इंश्योरेंस हैं सभी पे फॉलो किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर बात करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ कोज। ये कई जगह आपको कोसा प्रोक्सिमा लिखा मिलेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए यहाँ पे लिखा है कोज, मतलब कारण। तो सिंपल सा क्या समझेंगे कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, व्हेन यू टुक द इंश्योरेंस पॉलिसी यू मस्ट हैव एडेड ए रीजन और कोज ऑफ इंश्योरेंस। आपने उसके अंदर कोज बताया होगा किस कारण से आप इंश्योरेंस करा रहे हैं। जैसे फायर के लिए करा रहे हैं, चोरी के लिए करा रहे हैं। तो जिस भी चीज़ के लिए आपने कराया है, अगर वही चीज़ होती है तो आपको क्लेम मिलेगा, वरना क्लेम आपको नहीं मिलेगा। ये बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है, ठीक है। 5th नंबर पे आता है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, अब ये क्या होता है? देखो सिंपल सा है बिल्कुल। एग्जाम्पल समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बाइक का इंश्योरेंस कराया 50,000 रुपये का, ठीक है। और इंश्योरेंस कराने के बाद आपने क्या हुआ, आपकी जो बाइक थी वो हो गई एक्सीडेंट, बाइक हो गई ख़त्म। इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? आपको सारा पैसा पे कर देगी आपका, ठीक है। 50,000 के नुकसान हो 50,000 पे कर देगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इंश्योरेंस कंपनी कैसे पैसा पे करती है? जितने का इंश्योरेंस करवाया है वो, और जो एक्चुअल लॉस है इसमें से जो भी अमाउंट कम होगी, मान लो ये 45,000 का हो तो आपको 45,000 रुपये दिए जाएंगे, ना कि 50,000 रुपये दिए जाएंगे। क्लियर? अब मान लो आपने इंश्योरेंस कराया 50 का और बाइक होगी डैमेज, तो बाइक के पैसे आपको मिल गए। लेकिन जो बाइक स्क्रैप है, जो जली हुई बाइक है, टूटी हुई बाइक है, उसके ऊपर किसका अधिकार हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा, ठीक है। किसका अधिकार हो जाएगा उसके ऊपर? इंश्योरेंस कंपनी का अधिकार हो जाएगा। सो टू टेक द राइट ऑफ द डैमेज प्रॉपर्टी ऑन द डैमेज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। कि जो नुकसान हुई प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जब कंपनी क्लेम पे कर देती है तो कंपनी का अधिकार हो जाता है, ठीक है। क्या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि टू एंटर इन द शू ऑफ द इंश्योर्ड इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। और जो स्क्रैप बचा है उसको इंश्योरेंस कंपनी बेचने का पूरा अधिकार रखती है, और जो बेच के पैसा आएगा वो किसका आएगा? इंश्योरेंस कंपनी का आएगा। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा 50,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से ले लिए, 10,000 का वो कबाड़ में बिक जाएगी, तो 60,000 की बाइक चली गई। साल में 10 बाइक बेच दो, 1 लाख रुपये कमा लिए। नहीं, तो मैंने बताया था इंडेमनिटी के अंदर कि वी आर नॉट हेयर टू अर्न प्रॉफिट। क्लियर? तो ये 5 प्रिंसिपल थे। अब बच गए आपके 2 प्रिंसिपल, और दोनों को ध्यान से समझते हैं क्या होते हैं। वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगी सारी चीज़ें। 4-5 सेकंड का वीडियो देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। कोई नहीं, एक इसके बाद एक ही और बचा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या होता है देखिए, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। मान लो राम है, राम ने क्या किया, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसने उस प्रॉपर्टी की जो कीमत है, मान लो उसकी 50 लाख रुपए कीमत है। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है? 50 लाख रुपीज़। उसने क्या किया, उसको 3 कंपनी से इंश्योर करा दिया, कंपनी ए, बी और सी। एक कंपनी से उसने कराया 30 लाख का, एक कंपनी से कराया
10 लाख का, और दूसरी कंपनी से भी कराया 10 लाख का। ठीक है, अब क्या होगा, जब इस प्रॉपर्टी को लॉस होगा तो ये तीनों कंपनी क्या करेगी, रेशो के अंदर पैसा डिवाइड कर लेगी, और जो पैसा होगा 50 लाख किसको मिल जाएगा, राम के अंदर। यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसे मिलने वाला है। ठीक है, लास्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। क्या आता है, मिटिगेशन ऑफ लॉस। ये बड़ा खतरनाक प्रिंसिपल है, सुनो। देखो लाइन लिख के समझाता हूँ। एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जब घटना घट रही होती है तो वहाँ पे कौन मिलेगा, इंश्योर मिलेगा वहाँ पे, या इंश्योर्ड मिलेगा, इंश्योर्ड ही मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस वाले को तो पता ही नहीं घटना कहाँ पे घट रही है। एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इंश्योर्ड शुड टेक नेसेसरी एफर्ट्स, यानी कि घटना वाले स्थल पर जो इंश्योर्ड है उसको कुछ ज़रूरी एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। किस लिए, टू मिनिमाइज द लॉस, जिससे कि लॉस पूरा कम किया जा सके। अगर वो ऐसा नहीं करता है, इफ नॉट देन नो क्लेम वॉज गिवन टू हिम। एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो क्या था कि घटना वाले स्थल पर जो इंश्योर्ड है उसको, घटना वाले स्थल पर इंश्योर्ड को लॉस को कम करने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। अगर नहीं किए, उसने पता लग गया कंपनी को, तो कंपनी उसको 1 रुपये भी देने वाली नहीं है। कैसे पता लगेगा, देखो एग्जांपल। मान लो एक गाड़ी का इंश्योरेंस कराया गया, गाड़ी की कीमत थी 10 लाख रुपए। ठीक है, जो गाड़ी का ओनर था वो गाड़ी से हो गया परेशान, फेडअप हो गया। ठीक है, उसने सोचा गाड़ी को आग लगा दूँ, या गाड़ी में अपने आप आग लग गई, जो भी है, गाड़ी फायर पकड़ गई। तो उसने क्या किया, फायर को रोकने की बजाय उसमें और पेट्रोल डाल दिया, जिससे वो गाड़ी पूरी ख़त्म हो गई। इस केस में उसको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन कब, जब इंश्योरेंस कंपनी वालों को ये बात पता हो तब ऐसा होगा। उसका राइट क्या बनता था, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती थी कि उस गाड़ी को आग से लगने से बुझाया जाए, बचाया जाए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी बचेगी वो गाड़ी वाले, वो इंश्योरेंस वाले उसको बेच के पैसा ले लेंगे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया तो उसको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा। तो आज हमने बात की 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गए होंगे सारे। फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव